just so what I want to tell you ki when I talk about in today's class, I will go with what in today's class I will tell you what the syllabus you have and how you have to cover these points and what the points I have taken. I will go later on, but first I will tell you the whole syllabus, especially syllabus which comes from literature, means literature जो आपका aspect है TGT का, वो चीज जो है मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा. So remember that when I talk about syllabus TGT, trained graduate टीचर का जो सिलेबस है, और ये हम कौन से सिलेबस की बात कर रहे हैं, दैट इज कंडक्टेड बाय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया था और फिर उसको गवर्नमेंट ने वापस लिया और फिर आएगा जल्दी ही, ऐसा इट इज एक्सपेक्टेड. तो उसमें जो हिस्सा है, दो तरह का एडवर्टीजमेंट हुआ है. एक एडवर्टीजमेंट आपका टीजीटी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, दूसरा एडवर्टीजमेंट आपका पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. देन व्हाट इज आस्क्ड इन टीजीटी, टीजीटी में क्या पूछा जाता है, टीजीटी का जो पूछा जाता है उसका सिलेबस क्या है, हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे. उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पर आएंगे. तो जब हम टीजीटी पर बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. वह कौन सा एस्पेक्ट होता है, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स. फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, तो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट होगा वह चीज क्या होगा, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. दूसरा जो पॉइंट होगा, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा. तीसरा जो पॉइंट होगा, फॉर्म्स ऑफ प्रोज. चौथा जो पॉइंट होगा, फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल. ये चीजें तो आपको फॉर्म्स में जाना है, मींस दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको फॉर्म्स में जाना है. आई थिंक इज इट विजिबल, या मेरी, इज इट विजिबल, या ठीक है, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग. सो आई जस्ट टोल्ड यू कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, what the syllabus you have, what the points you have, what you have to cover, या what you have to go, कौन सी चीजें आपको कवर करनी है. ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये बताइए कि when you were the students, when you were doing graduation, क्या आपने, या when you were in intermediate, क्या आपने पोइट्री नहीं पढ़ी, क्या आपने ड्रामा नहीं पढ़ा, क्या आपने नॉवेल नहीं पढ़ा, क्या आपने जो है प्रोज नहीं पढ़ा. तो यू विल आंसर कि सर सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ है. ये जरूर है कि वहां पे जो किताबें रही होंगी वे अलग अलग रही होंगी, राइटर्स अलग अलग रहे होंगे, लेकिन हम सारे लोगों को जानकारी है कि दीज आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो ये लिटरेचर के मेजर फॉर्म्स होते हैं. जब ये लिटरेचर के मेजर फॉर्म्स हैं तो आपसे कोई भी एग्जामिनेशन, वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर इन टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, whether you are going to appear means in गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्जामिनेशन होगा, हायर एजुकेशन कमीशन, मतलब हायर एजुकेशन जो कमीशन है उसका कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट अगर होता है और इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपने लिया है, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए. तो इसकी जो बेसिक जानकारी है वो जानकारी यही होती है कि अगर आप फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोइट्री क्या है, व्हाट इज पोइट्री, what the basic characteristics it has, what is the difference between prose and poetry, और इसके अलावा जो है जो पोइट्री के टाइप्स हैं वो क्या क्या है. तो मैं अभी वो सारे टाइप्स भी लिखूंगा, वो सारी बातें करूंगा. यही सेम चीज आपको फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में कि ड्रामा क्या है, ड्रामा के टाइप्स क्या है, ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें होती हैं. फिर उसके बाद तीसरा है फॉर्म्स ऑफ प्रोज. वही उम्मीद वहां पर भी, वही बात नावल में भी. बाकी आप ये कह सकते हैं सर आपने यहाँ शॉर्ट स्टोरी नहीं लिखा, तो शॉर्ट स्टोरी का कोई टाइप बहुत ज्यादा नहीं है ना, उसके कोई बहुत फॉर्म्स है. जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें भी नरेशन होता है, कहानी बताई जाती है, वो सब चीजें होती हैं. तो एक तो मैंने इधर आपको क्या लिखा है, फॉर्म्स
और जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग क्या है? फार्म्स एंड मूवमेंट्स। फार्म्स एंड मूवमेंट्स के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट फार्म्स आए हुए हैं। अब मैं इस साइड जो है, व्हाइट बोर्ड के राइट साइड जो मैं लिखने जा रहा हूं, वह मूवमेंट्स का नाम है। तो अब आपको मूवमेंट्स पे जानना है कि कौन कौन से मूवमेंट्स आते हैं। जब आप मूवमेंट्स की बात करते हैं तो मूवमेंट्स में आपको कम से कम, आप ये समझिए 10 चीजें, 10 मूवमेंट्स आपको जरूर पता होना चाहिए। जब भी मूवमेंट्स की आप बात करेंगे तो मूवमेंट्स में एक बड़ा मूवमेंट आता है रिनेशा, जो एक लिटरेरी मूवमेंट था जिसने लिटरेचर में बहुत बड़ी तब्दीली लाई, जिसकी शुरुआत हम क्लास में कल से करने जा रहे हैं मॉर्निंग सेशन में, जिसको हम एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं, जिसे हम रिनेशा कहते हैं, और जिसमें जो है एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो एलिजाबेथन एज आपका आता है, जैकोबियन एज आपका आता है, और एज ऑफ जॉन मिल्टन आता है। सो रिमेंबर दैट कि एक बड़ा मूवमेंट जो आपको पढ़ना होगा वह क्या होगा? रिनेशा होगा। रिनेशा के बाद अगर कोई मूवमेंट आया तो उसमें आपका कौन सा मूवमेंट होगा? दैट इज नियो क्लासिकल, जहां पे लिटरेचर में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। नियो क्लासिकल। सो व्हाट डिड आई टेल? यू विल कम टू नो कि रिनेशा एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट आपका क्या है? नियो क्लासिकल है। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वह था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म यह एक चौथा मूवमेंट है। रोमांटिसिज्म ये आपका सॉरी थर्ड मूवमेंट है, जो एक चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो रोमांटिसिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स था कुछ हद तक यह विक्टोरियन एज में भी था। तो विक्टोरियन एज कोई बहुत बड़ा, वहां पे बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं रहा था, लेकिन विक्टोरियन एज के अंदर जो है बहुत सारे मूवमेंट चले हुए थे, जैसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट रहा है, प्री राफेलिट मूवमेंट रहा है। तो मैं यहाँ पर विक्टोरियन एज को मूवमेंट नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे विक्टोरियन एज लिख रहा हूं, और इस विक्टोरियन एज के इसके अंडर में आपको 2 मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा। वह मूवमेंट कौन सा है? एक मूवमेंट है ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, TRACTARIAN, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। और दूसरा आपका होगा प्री रैफेलिट मूवमेंट। प्री रैफेलिट, RAPHAELIT, प्री रैफेलिट movement. So remember that, and I would like to say all the people who have joined this session, they have to note down. You don't have to leave even a single point. You have to note down these points, because I'm not going to key what topic I will take या what topic I will leave, that doesn't matter या what I have taken, but these points are important because ये आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर पैदा कर देगा कि रियली में हमें क्या पढ़ना है, और हमने आपको कहां तक पढ़ाया है, और हमें किन किन पहलू पर ज्यादा जोर देनी है। I have given, even I have delivered a lecture how to prepare TGT, PGT. That video is also available, and it was seen more than 2000 people as something I got. Yeah, so that doesn't matter. लेकिन इतना सिस्टमेटिक ढंग से व्हेन आई वाज टेकिंग क्लास वाया जूम, व्हेन आई वाज टेकिंग क्लास वाया टीचमेंट, अभी तक मैं सिलेबस पर नहीं गया था, बट जस्ट इट वाज द सजेशन ऑफ सम पीपल कि थोड़ा सा उस पे बात कर लिया जाए तो शायद और भी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि आप जब मूवमेंट पढ़ेंगे तो मूवमेंट में ये 4 मूवमेंट आपको ध्यान में रखना है। मैं पांचवा यहां पर लिखना चाहूंगा, अगर विजिबल हो तो पांचवा यहां पर आएगा, वह है मॉडर्निज्म। ये 5 मूवमेंट है जो कि आपको कहीं ना कहीं पढ़ने, और इस मूवमेंट का मतलब ये है कि ये मूवमेंट बहुत हद तक आपका कहां कवर होगा? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कवर होगा। व्हेन आई विल गो विद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नॉट आई विल गो, इवन आई एम टेकिंग क्लास, आई हैव कवर्ड Anglo-Saxon, Anglo-Norman, एज ऑफ चौसर, डार्क मिडिल एज, इवन टूडेज मॉर्निंग, उसको मैंने कवर किया। तब भी मैंने बात किया था कि आपको क्या क्या चीजें लेनी है। जिन चीजों को आपको लेना है उनमें से यही चीजें हैं जिसमें आपको ये सब चीजें आएंगी। चूंकि ये मूवमेंट था तो इसके अंदर भी छोटे छोटे कुछ मूवमेंट रहे हैं, उसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि विक्टोरियन एज है तो विक्टोरियन एज में ऑक्सफोर्ड या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट था। ऐसे ही जब आप मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो मॉडर्निज्म में बहुत सारे मूवमेंट आए हुए हैं। दादाइज्म है, निहिलिज्म है, सरियलिज्म है, इमेजिज्म है, सिंबोलिज्म है,
उसके अलावा एब्सर्डिज्म है, यू विल कम टू नो फ्यूचरिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, करीब 10-11 मूवमेंट है छोटे छोटे। उस पर भी जब हम मॉडर्न एज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर भी हम उसको कवर करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये तो लिटरेचर का एक सेक्शन हुआ, और यह सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी बेसिक जानकारी हो जाती है तो मैं आपको जब भी राइटर पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझने में आसान होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ाया, तो उस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ाने से समय मैंने आपको बताया सिलेबल क्या है, मीटर क्या है, ऑडिटरी इमेज क्या है, विजुअल इमेज क्या है, क्या क्या है, सोनेट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आप ये बताइए कि अगर मैं इसको ना पढ़ाता, सीधे मैं राइटर पर आ जाता कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा, 1609 में पब्लिश हुआ, और उसके बाद आपके दिमाग में ये आता, जो जो नहीं पढ़ा तो वो ये जरूर कहता कि आखिर सोनेट होता क्या है। इसलिए कभी भी क्लास में ये मेरी अपनी प्लानिंग होती, स्ट्रेटेजी होती कि हर आदमी को सबसे पहले लिटरेचर जो है क्या किया जाए, बताया जाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या जब आप बीए फर्स्ट ईयर में थे और आप पोइट्री पढ़ रहे थे तो क्या उसमें पहली यूनिट ये नहीं थी कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री? क्या आप लिरिक से वाकिफ नहीं हुए थे? क्या आप सोनेट से वाकिफ नहीं हुए थे? क्या ये बात आपको एमए में पढ़ाई गई? नो, नॉट एट ऑल। जब आप पोइट्री पढ़ते हैं तो उसी पोइट्री में सबसे पहली यूनिट, आज के पूरे सिलेबस में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में तो एक पूरा पेपर ही चलता था ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स के नाम से, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स के नाम से। पूरा थर्ड ईयर में एक पूरा पेपर था। लेकिन आज जो है, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी है, या कानपुर यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आप देखेंगे जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें बीए फर्स्ट ईयर में जब भी पोइट्री पढ़ाई जाती है तो एक पार्टिकुलर सेक्शन रखा गया है, पहला यूनिट होता है सिलेबस का कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। जैसे जब आप प्रोज पढ़ते हैं तो प्रोज में पहला सेक्शन होगा फॉर्म्स ऑफ प्रोज, ऐसी ही चीजें। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बस चूक कहां पर हुई है, चूक यहाँ पर यही हुई है कि जब हम लोग व्हेन यू वर डूइंग ग्रेजुएशन परहैप्स यू डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दीज थिंग्स प्रॉपरली, या अगर आपने स्टडी किया भी होगा तो वो सारी चीजें रिकॉल करने की जरूरत है, मेमोरी। ऑलरेडी मैंने आपको अपने हर क्लास में एड्रेस किया कि डियर स्कॉलर्स, डियर स्कॉलर्स मैं वर्ड यूज इसलिए करता हूं कि यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आर यू आर नॉट डूइंग post graduation, you have done these things, now you are preparing for competitive examination, तो now आपके पास समझ है, आपके पास टेक्निक्स है, बस उसको जो है जमीन पर उतारने की जरूरत है। तो जिन सिलेबस पे हमने बात किया, उन सिलेबस को आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने अभी आपको क्या बात किया। ये जो है एक सेक्शन होगा जहां पर हमें बात करनी है। अब जैसे मैंने बताया कि मॉडर्निज्म है और मॉडर्निज्म में आपको ये कवर करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि जो मॉडर्निज्म में मूवमेंट है उसमें से जो इंपॉर्टेंट है आप वाले वो मैं लिख दूं ताकि आप ना भूलें ना मैं भूलूं। जैसे उसमें से इंपॉर्टेंट जो मॉडर्निज्म के अंतर्गत जो आएगा, एक मूवमेंट है सिंबोलिज्म, एक एक मूवमेंट है इमेजिज्म, एक मूवमेंट है एब्सर्डिज्म, एक मूवमेंट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक मूवमेंट है दादाइज्म। सो आई व्हाट आई वांट टू से, एक कम से कम अगर आप मॉडर्न एज जब पढ़ेंगे तो हर आदमी को एक कम से कम 5 मूवमेंट की जानकारी होना चाहिए। सिंबोलिज्म क्या है, इमेजिज्म क्या है, एब्सर्डिज्म क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, दादाइज्म क्या है, और एक यहीं पे मैं बात कर ले रहा हूं एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, और सातवां इम्प्रेशनिज्म, IMPRESSIONISM, इम्प्रेशनिज्म। सो व्हाट आई टोल्ड यू कि व्हेन यू गो विद मॉडर्न एज, तब आपको क्या करना, कवर करना है, मॉडर्निज्म, सिंबोलिज्म। मॉडर्निज्म मेन मूवमेंट होगा, और इस मेन मूवमेंट के अंतर्गत आपको 7 पॉइंट्स के बारे में जानकारी रखनी है। पहला पॉइंट सिंबोलिज्म, दूसरा इमेजिज्म, तीसरा एब्सर्डिज्म, चौथा एग्जिस्टेंशियलिज्म, पांचवा दादाइज्म, छठा एक्सप्रेशनिज्म, और सातवां इम्प्रेशनिज्म। सो दीज आर द थिंग्स। तो अभी तक की क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट या एक सेक्शन बताया कि आपको इतनी चीजें पढ़नी है।
अब मैं आपको यहीं पर बता दूं, मैं टिक लगा दे रहा हूं, आपको खुद माइंड में आएगा कि इससे रिलेटेड कितना कोर्स मैंने कवर किया और उसके क्या क्या वीडियोस पड़े हुए हैं, और अभी मुझे डिटेल में भी चलना है। जैसे मैंने मैंने जो कवर किया है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री मैंने कवर किया है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा मैंने कवर किया है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज मैंने कवर किया है, और फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल मैंने कवर कर दिया है। ये चारों पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं, और ये चारों वीडियोस, दीज मींस वीडियोस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज सब्सक्राइब इट, और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा कि आप उस पे लाइक करिए या कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, जैसा आपको लगे, लाइक डिसलाइक वट एवर, क्योंकि यू आर द you are going to evaluate me, you are going to judge me, तो I can't force anyone कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, it's not a good thing, so you have to do। अगेन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब आप इन सब चीजों पे बात करते हैं, समझते हैं, तब आपके माइंड में आता होगा कि आखिर ये जो चीजें हैं ये अभी तक क्यों नहीं कवर हुई हैं, या इसमें सर ने क्या किया। ये पोर्शन तो अभी मैंने नहीं कवर किया, क्यों? क्योंकि रिनेशा से पहले भी तो जो एजेस रहे हैं वह मूवमेंट तो नहीं था, लेकिन एजेस रहे हैं, शुरुआत मैंने उसकी की हुई है, और उसी के हिस्से में अगर आपको याद होगा, आपने क्या कवर किया है, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, उसके अलावा आपने क्या कवर किया है, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन के अलावा आपने एज ऑफ चार्सर, डार्क मिडिल एज आज सुबह में ही पढ़ाया गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपका क्लास कितना सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, और कितने सही ढंग से आपको वो चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पर। अब जैसे ही होगा, कल से जो है आपका किसका शुरुआत होगा, इसी रिनेशा की ही शुरुआत होगी, और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहली बात ये बता दी थी, कौन सी बात बताए हुए थे, कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस पर मैंने बात किया था, और मैंने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस कैसे कैसे होगा, क्या चीजें हैं, तो ये सारे नाम आप पहले सुन चुके हैं, रिनेशा, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इसे इरेज करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में क्या आता है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में क्या आता है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज में क्या आता है, फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल में क्या आता है, ताकि यह और क्लियर हो जाए जो जिन्होंने अभी इधर इधर कुछ हफ्तों में ज्वाइन किया है, कि ये तो मेन हेड्स हैं, लेकिन इन मेन हेड्स में हमें क्या पढ़ना है। उसमें जो हमने बात किया है, जो मेन हेड्स है, उस मेन हेड्स में अगर आपको याद होगा, जो मैं बात करना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, जहां तक मैं बात करता हूं कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में मैंने जो बात किया है, दो तरह के फॉर्म्स, एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और इस सब्जेक्टिव में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, लिरिक पे बात हुई है, सोनेट पे बात हुई है, एलिजी पे बात हुई है, ओड पे बात हुई है। ये सारे के सारे वीडियो टॉपिक वाइज अलग अलग पड़े हुए हैं, लिरिक भी पढ़ा है, सोनेट भी पढ़ा है, एलिजी भी पढ़ा है, ओड भी पढ़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, या जिन्हें ये लगता है कि हाँ अभी तक उन्होंने इस टॉपिक को कवर नहीं किया, फिर मैं उससे कहता हूँ कि दे कैन गो देयर एंड दे कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं ये पोर्शन पढ़ा चुका हूं, और ये हर आदमी को पढ़ना है। इससे आप वाकिफ ग्रेजुएशन भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अपडेट करने की जरूरत है। इवन इतना सिस्टमेटिक ढंग से मैंने पढ़ाया, जब मैंने लिरिक शुरू किया तो मैंने बताया लिरिक की ओरिजिन क्या है, लिरिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और लिरिक जो है रिनेशा से लेकर के मॉडर्न एज तक के जितने भी एग्जाम्पल थे लिरिक के, वो मैंने दिया है। सो यू कैन गेट दीज पॉइंट्स देयर। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में जाते हैं तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया। सेकेंड फॉर्म्स जो मैंने पढ़ाया है, yeah, just wait, I am just managing what happened, just wait, I close this recording, I should close then।
या जस्ट वेट। आई थिंक इज इट विजिबल? आप बता सकते हैं क्या विजिबल है, या दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूं? आई थिंक कि आफ्टर इट एक्चुअली में उस कमरे में जो है इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं था, वो इस वजह से जो है हो गया। आई थिंक इट्स ओके ओके ओके, ठीक। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक कितना जरूरी है, एंड why we have to take that topic. Let me record it. So I was telling you how you can understand. I was just telling you कि you will come to know कि ये सब चीजें रही हैं जिसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसमें सब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ पोइट्री मैंने बात किया। फिर मैंने कहा कि लिरिक है, सोनेट है, एलिजी है, ओड है। आई वाज टेलिंग यू कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, इसमें मैंने क्या कवर किया, इसमें जो चीजें मैंने कवर की हैं, यू विल कम टू नो व्हाट इज दैट थिंग। दैट इज अ बैलड, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। उसके अलावा मैंने और क्या कवर किया था, ड्रामेटिक लिरिक, और एक पॉइंट मैंने कवर किया था, मैंने कहा कोई फॉर्म्स नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ईडल, ईडल को मैं जो है जस्ट सर्किल में रख दे रहा हूं, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते या सब्जेक्टिव फॉर्म में है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, या एक टाइप ऑफ पोयम होता है जो किसी भी फॉर्म का हिस्सा बन सकता है या होता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजों को जो है क्या किया जाता है कि पिक्टोरियल इमेज लेकर के उसको वहां पे बात रखी जाती है। सो यू विल कम टू नो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं कि ट्रेंड जो जो बातें हम लोगों ने किया है यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में, मैंने इतना रखा। लेकिन मैं इसी का एक और सेक्शन है जो पोइट्री से ही रिलेटेड है, मैं उस पर भी बात करूंगा कि वो भी मैंने कवर किया है, और मैं चाहूंगा कि मैं वो यहीं पर लिख दूं, दैट इज रिलेटेड टू पोइट्री, जो हर आदमी को पोयम अगर समझना है तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी जो सही से जो बात हुई है वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, और हर आदमी को उसकी जानकारी होना चाहिए। उसी को हम नाम देते हैं रेटरिक एंड प्रोसोडी। यह एक अलग सेक्शन है, रेटरिक एंड प्रोसोडी। यू विल कम टू नो यह एक बिल्कुल अलग सेक्शन है, लेकिन किसका हिस्सा है, पोइट्री का हिस्सा है। सो रिमेंबर दैट व्हेन आई टॉक अबाउट रेटरिक एंड प्रोसोडी, देन व्हाट डू यू गेट? व्हेन आई टॉक अबाउट रेटरिक एंड प्रोसोडी, यू विल कम टू नो कि ये जो रेटरिक और प्रोसोडी है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला चीज इसमें जो आपको समझने की कोशिश करना है, वो चीज क्या होगा, दैट इज
फॉर्म्स ऑफ वर्स। आखिर जो आपकी पोयम है वो किस वर्स में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है? मैं इस टॉपिक को भी कवर कर चुका हूं और हर आदमी को इसको पढ़ना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ वर्स। दूसरा टॉपिक जो मैंने कवर किया, फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, कि आखिर जो पोयम हमारी है उसका स्टैंजा का क्या फॉर्म है। अभी जब मैं सुबह में क्लास 2 दिन पहले ले रहा था, मैंने चौसरियन स्टैंजा की बात किया। तो आप ये सोचिए कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फॉर्म्स एंड मूवमेंट कैसे कोरिलेट है। जब आप चौसर पे बात करेंगे तो हीरोइक कपलेट के बगैर बात किए हुए आप कुछ कर नहीं सकते। चौसर पे बात करेंगे, चौसरियन स्टैंजा पे आपको बात करना पड़ेगा। लेकिन वो सब क्या होता है, एक जगह होता है। जब आप रेट्रिक और प्रोसोडी की बात करते हैं तो सारी चीजें जो स्टैंजा से रिलेटेड है, सारी स्टैंजा की बात यहाँ पे हो जाती है। जैसे कपलेट की बात, ट्रिपलेट की बात, ऑक्टेव की बात, सेस्टेट की बात, क्वाड्रेंट की बात, चौसरियन स्टैंजा, अट्ठवा राइमा, टर्जा राइमा, जितना भी फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा है वो सब की सब यहाँ पर हो जाती है रेट्रिक और प्रोसोडी में। फिर आपका बात आती है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स हो गया, फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा हो गया। उसके बाद जो है रेटिक और प्रोसूडी में ये बात होती है फॉर्म्स ऑफ द पोयम। पोयम का फॉर्म क्या है? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में कौन सी है, ऑब्जेक्टिव में कौन सी है। फिर उसके बाद आपको चौथा पॉइंट ध्यान में रखना है मीटर। पांचवा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है रिदम। छठा पॉइंट है राइम पैटर्न। सातवां पॉइंट है डिक्शन। आठवां पॉइंट है साउंड। मैं कुछ पॉइंट्स अपने लेफ्ट साइड लिख दे रहा हूं बिकॉज हियर इज स्पेस एंड आई थिंक कि चीजें यहां पे आपको नजर आ जाएंगी, चीजें यहां पे नजर आ जाएंगी। या तो जो 9 पॉइंट है वह किससे रिलेटेड होगा? साउंड के बाद आपका सेटिंग, पोयम की सेटिंग कहां पर है। इसके अलावा जो है आपको क्या करना है कि ये जितना भी बात हम लोगों ने रिदम की बात की, राइम पैटर्न की बात की, डिक्शन की बात की, मीटर की बात की, और भी कुछ चीजें, उससे 10वां पॉइंट में आपको बात करना है फिगर्स ऑफ स्पीच। 11 पॉइंट पे आप बात कर सकते हैं कि मूड ऑफ द पोएट। सो यू विल कम टू नो, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हुई है। और यहां पर आप ये देखेंगे कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, यू विल कम टू नो कि ये 10-11 पॉइंट है जो हर आदमी को इसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं। इनमें से 2 पॉइंट थोड़ा सा कठिन होता है। एक तो मीटर, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिगर्स ऑफ स्पीच आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ना चाहिए। या इससे रिलेटेड सारी जो क्लास मैंने कवर किए हुए हैं, जो टॉपिक सेशन मैं पढ़ा चुका हूं, ये सब अवेलेबल है वहां पर। उसमें रिदम को भी, राइम पैटर्न को भी, डिक्शन, साउंड, सब मैंने जो है कवर किया। एक एक पॉइंट मैंने लिखवाया हुआ था कि हाँ इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, या उसमें ये सारी की सारी चीजें रही हैं। अब आपको जब अगर मैंने इस पर बता दिया, चूंकि मैं इरेज करना चाहूंगा, बहुत लंबा है जिस पर हमें बात करनी है, तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट पॉइंट हमें और आपको समझना है, दैट इज व्हाट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, after forms of stanza, what was the third point? That was the forms of the poem. Okay, Rajesh ji. Then remember that ki except after it you have to go forms of ड्रामा। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा जब आप बात करते हैं, इतने से काम नहीं चलता, वहां पर सीधे सीधे आपको ये समझना पड़ता है कि व्हाट इज ड्रामा, ड्रामा है क्या, ये मैंने बात किया था। दूसरा पॉइंट मैंने बात किया था एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मैंने उसमें बताया था कि जो ड्रामा के एलिमेंट्स है उसको आप कैसे समझ सकते हैं। उसमें स्टेज होता है, कैरेक्टर होता है, प्लॉट होता है, और इसके अलावा डायलॉग होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और
तमाम बातें ऐसी थी जो मैंने आपको वहां पे बताई हुई थी। ऑडियंस होते हैं या स्पेक्टेटर्स उनको कहा जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पे बात करना है। फिर आपको बात करना है तीसरा, टाइप्स ऑफ ड्रामा। जब आप टाइप्स ऑफ ड्रामा पे बात करते हैं तो यहां से मेन चीज शुरू होता है, जिसमें अभी मैंने बात किया था, मैं फिर से वो सारी बातें लिख दे रहा हूं। मिरेकल प्ले मैंने बात किया था, मिस्ट्री प्ले मैंने बात किया, मोरालिटी प्ले मैंने बात किया, मैंने इंटरल्यूड पर बात किया, ट्रेजिडी पर बात किया, कॉमेडी पे बात किया। उसके बाद मैंने शेक्सपियरन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी पे मैंने बात किया, ग्रीक ट्रेजिडी एंड कॉमेडी पे मैंने बात किया। उसके अलावा मैंने बात किया सीनेकन ट्रेजिडी, मैंने गार्बडक पे बात किया, मैंने राल्फ राइस्टर डॉयस्टर पे बात किया, पहली इंग्लिश कॉमेडी। इसके अलावा मैंने क्लोजेट ड्रामा पर बात किया, CLOSET क्लोजेट ड्रामा पे मैंने बात किया, स्पेनिश ट्रेजिडी पे बात किए थे। बात करने का मतलब कि ये सब आपको मैंने डिस्कस किया कि ये इनकी है। सीनेकन ट्रेजिडी पे बात हुई थी, सीनेकन ट्रेजिडी पे बात हुई। यूनिवर्सिटी विट्स, यहाँ पे वो टाइप्स ऑफ ड्रामा तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा था क्रिस्टोफर मार्लो का। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया कि ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, और उसके बाद जो है और चीजों को लेकर के मैंने बात किया था। तो टाइप्स ऑफ ड्रामा ये सब केवल एक एक दो दो, आप ना सोचिए इतने सारे टॉपिक्स तो अभी और भी हैं, लेकिन एक एक दो दो पॉइंट। मिरेकल प्ले मिस्ट्री अभी दोबारा मैंने रिवीजन कराया आपको, जब अभी कि मिरेकल प्ले मिस्ट्री प्ले मोरालिटी प्ले इंटरल्यूड किस एज में आया था, वो दोबारा मैंने। तो आप ये देखेंगे कि जितने टॉपिक्स को मैं ले रहा हूँ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ले रहा हूँ। कहीं कहीं पर उन चीजों को मैं दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ। दोबारा रिवाइज करने के पीछे रीजन यही है कि वो उस एज में आए तो आपको ये पता हो जाए कि ये किस एज में आ रहे हैं। वो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज हिस्ट्री से जाके जुड़ेगी, फॉर्म्स एंड मूवमेंट भी हिस्ट्री से जाकर के जुड़ेगा, ये भी आपका जो है चीजें जाकर के हिस्ट्री से जुड़ेंगी। तो ये सीनेकन ट्रेजिडी मैंने लिखा। सीनेकन ट्रेजिडी के अलावा आपको ध्यान में रखना है हीरोइक ट्रेजिडी, ये भी हो चुका है हीरोइक ट्रेजिडी। उसके बाद अगर आपको दिखाई पड़ रहा तो मैं इधर राइट कर दूं, कैन एनीवन टेल मी। मैंने हीरोइक ट्रेजिडी पे बात किया। हीरोइक ट्रेजिडी के अलावा आपको ध्यान में है रेस्टोरेशन कॉमेडी पे मैंने बात किया, जो हर आदमी को पढ़ना है कि ये ड्रामा की उसमें रेस्टोरेशन कॉमेडी। मैंने बात किया सेंटीमेंटल कॉमेडी, मैंने बात किया एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, मैंने बात किया मॉडर्न ट्रेजिडी, मैंने बात किया प्रॉब्लम प्ले, पोएटिक प्ले, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, किचन सिंक ड्रामा। मैंने इतना सारा चीजें ड्रामा में बात किया है, और कोई भी पॉइंट आप ये समझिए कि अगर मैंने ड्रामा ओरिजिन से उठाया तो किचन सिंह ड्रामा पोस्ट मॉडर्न एज में आता है। मैंने जब ड्रामा की फॉर्म शुरू किया था तो वहां से उठा के पोस्ट मॉडर्न एज तक मैं आपको लाया हुआ था, और इससे रिलेटेड शायद लेक्चर दो दो तीन तीन दिन चले हुए हैं जहां पे आपको वो चीजें मिलेंगी, और ये सारी बातें हम लोगों ने किया हुआ था वहां पर। तो ये जितनी भी चीजें हैं, और ऐसा नहीं कि मैं आपको सिलेबस बता दी, इससे रिलेटेड वीडियोस भी अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं या नहीं देखे हैं तो मैं उसका पूरा लिंक जो है
आपको टॉपिक वाइज मैं भेज दूंगा, फिर से मैं भेज दूंगा उस ग्रुप में, क्योंकि सारी एक्टिविटीज उस ग्रुप से ही होनी है, वहीं पर ही हम लोग कर सकते हैं। इंडिविजुअली किसी को इतना सारा चीज नहीं बल्क में भेजा जा सकता है, तो उस ग्रुप में ये सब चीजें आपको दोबारा भी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। तो ये चीजें अगर आपने इसे लिख लिया हो तो मैं और आगे चलूं और पे बात करूं मैं। अ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। लास्ट वाला मैडम है किचन सिंक ड्रामा, KITCHEN, किचन सिंक ड्रामा। या और हाँ, लुक बैक इन एंगर किचन सिंक ड्रामा का। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड के लिए हैरोल्ड पार्टी का द बर्थडे, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। और एक दो और मैंने डिस्कस किया था, वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम। तो आई थिंक ये या मुझे इरेज करना चाहिए और आगे चलना चाहिए, क्योंकि काफी और भी टॉपिक है जो मुझे बात करना है इससे रिलेटेड। मैं चाहता तो पीडीएफ मैं आपको भेज देता, लेकिन वो पीडीएफ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता कि इसमें क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद सामने आकर के वो बात मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात मैं कर रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ प्रोज पर। फॉर्म्स ऑफ प्रोज, और इस फॉर्म्स ऑफ प्रोज में क्या क्या बातें हुई हैं। एसे पर बात हुई है, एसे के अलावा आपको इस पर बात हुई है टाइप्स ऑफ एसे। टाइप्स ऑफ एसे में तीन तरह के एसे पर बात हुई थी। फॉर्मल, जिसको हम आर्टिकल भी कहते हैं, जो 2005 के टीजीटी में पूछा जा चुका कि फॉर्मल एसे का दूसरा क्या नाम है, आर्टिकल। उसके अलावा इनफॉर्मल एसे, इनफॉर्मल एसे, पीरियोडिकल एसे, पीरियोडिकल एसे, डायरी पर बात हुई है जो उसका है, मीमोयर पर बात हुई है, MEMOIR, ट्रेवलॉग पे बात हुई है, TRAVLOGUE, नॉवेल पे बात हुई है, बायोग्राफी पे बात हुई है, ऑटोबायोग्राफी पे बात हुई है, ग्राफी पे, हेजियोग्राफी पे बात हुई, हेजियोग्राफी पे बात हुई है, शॉर्ट स्टोरी पे बात हुई है। मतलब एक डिफिनीशन दो दो चर्चा लाइन, आपसे नहीं जानते कि आपको बहुत ज्यादा जानना है, बट आपको ये जानना है एक एक दो दो इनकी डिफिनीशन और एक दो एग्जांपल जो आपको ध्यान में रखना है। इन सब के अलावा भी, इन सब के अलावा भी मैंने स्पेशल आपको बात किया हुआ है। अगर आपको याद होगा, मैं उनका नाम लिखना चाहूंगा। मॉन्टेन पर मैंने स्पेशली बात किया था, उनका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन। फ्रांसिस बेकन पे मैंने स्पेशली बात किया था कि कैसे वो फॉर्मल एसेइस्ट हैं। तीसरा मैंने जो बात किया था, चार्ल्स लैम्ब पर मैंने बात किया था कि चार्ल्स लैम्ब कैसे इनफॉर्मल एसेइस्ट है। मैंने इसके अलावा बात किया था जर्नल्स पर, 18वीं शताब्दी को लेके जर्नल्स पर मैंने बात किया था, रिचर्ड स्टील जोसेफ एडिशन पर।
रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिशन पर मैंने बात किया था, और डायरी राइटर में मैंने सैमुअल पेप्स पे बात किया था। जोसेफ एडिशन। छठा पॉइंट जो मैंने बात किया था, सैमुअल पेप्स पे मैंने बात किया था, एंड जॉन इवलिन पर। ये दोनों डायरी राइटर हैं, EVELYN। आप इसको खुद समझ सकते हैं कि जितनी चीजें आपको बताई गई हैं वो कैसे रखी गई हैं, कैसे नहीं। तो इस पर भी मैंने बात किया था, मॉन्टेन को लेकर के, फ्रांसिस बेकन को लेकर के, क्योंकि ये सब ये फॉर्म्स ऑफ प्रो से रिलेटेड है, फॉर्म्स ऑफ प्रो से जुड़े हुए हैं, और हर आदमी को इनका नाम, आथर का पता होना चाहिए, ये भी चीजें पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप लोग कलम और जल्दी चलाएंगे तो मैं और बेहतर कर पाऊंगा, क्योंकि और भी बातें करनी है हम लोगों को। जॉन इवलिन, EVELYN, ये सब जो है रेस्टोरेशन एज के डायरिस्ट हैं, आए हुए हैं, जब जो लंदन फायर का जिक्र करते हैं। खासकर सैमुअल पिप्पिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव नोटेड डाउन, लेट मी नो, आई हैव टू इरेज इट एंड गो अहेड। एनी अदर पर्सन? पूनम जी की साइड से कुछ प्रॉब्लम रहती है, आवाज पता नहीं क्यों साफ नहीं आती। मॉर्निंग में भी ये बात थी। या ओके, डजंट मैटर, आराम से नोट करिए, कोई हड़बड़ी नहीं जी। कोमल जी, पॉइंट नंबर 6 पे है मैडम, सैमुअल पिप्पिस डायरिस्ट है, SAMUEL PEPYS। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, जब आप म्यूट करेंगे तभी। आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन और आफ्टर आस्किंग एनी पॉइंट, म्यूट योरसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी के बाद हेजियोग्राफी, HEGIOGRAPHY, और उसके बाद शार्ट स्टोरी है। मैडम ने पूछा कि मैं उनको जो है फोर्थ पॉइंट के बाद, फिफ्थ है रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन है, सिक्स पॉइंट है सैमुअल पेप्पिस, PEPYS, एंड जॉन इवलिन, JOHN, जॉन इवलिन, EVELYN, जॉन इवलिन। I think you got it. Can I erase it? Okay. नाउ रिमेम्बर दैट कि इसके बाद हमें जो चीज कवर करनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल। इसके बाद जो हमने पढ़ाया है, दैट इज फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल। और इस फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल में मैंने ये बताया व्हाट इज नॉवेल, डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नॉवेल। ये हर आदमी को ही पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द नॉवेल एंड ड्रामा, द नॉवेल एंड ड्रामा। तीसरा, ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, ओरिजिन ऑफ द नॉवेल। चौथा, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। पांचवा, टाइप्स ऑफ द नॉवेल। टाइप्स ऑफ द नॉवेल में मैं सारे टाइप्स यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक जिसमें नाम है आपका पिकरेस्क नॉवेल, यहीं से बात ही शुरू होती, PICARESQUE, पिकरेस्क नॉवेल। एक दूसरा टाइप है गॉथिक नॉवेल। तीसरा टाइप है डोमेस्टिक नॉवेल।
चौथा टाइप है हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल। पांचवा सॉरी नेक्स्ट टाइप है रीजनल नॉवेल, रियलिस्टिक नॉवेल। उसके बाद मैंने बताया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं साइकोलॉजिकल नॉवेल, नॉवेल साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन। उसके बाद मैंने बताया कैंपस नॉवेल, और इन सब के अलावा मैंने बात किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, CONSCIOUSNESS, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। मैंने बात किया है मैजिक रियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, मैजिक रियलिज्म। इतना सारे शब्द हैं जो हर आदमी को नावल से, एक और सिल्वर फॉर्क नावल, सिल्वर फॉर्क नावल NOVEL। इतना आप नोट कर लीजिए। जहां पे आपको नहीं समझ में आता है लेट मी नो, फिर मैं एक पोर्शन और लिखूंगा। अगर कि मैंने और आथर पे बात किया जिसमें एक इंपॉर्टेंट आथर जहां से क्वेश्चन EM फास्टर, मैंने एक और आथर पे बात किया हेनरी जेम्स, मैंने बात किया था DH लॉरेंस, मैंने बात किया जॉर्ज ऑरवेल, मैंने बात किया जेम्स जॉयस, मैंने बात किया वर्जीनिया वुल्फ। इसके अलावा एक और जो है रहे हैं बड़े राइटरों में शुमार रही, विक्टोरियन एज की वो राइटर रही जॉर्ज इलियट। एक और HG वेल्स। इतने आथर के बारे में, स्पेशली फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल, उन सब के अलावा इतने आथर के बारे में भी आदमी को जानना चाहिए। इसके अलावा भी इन सब के बारे में, जैसे अभी मैंने EM फास्टर को बताया कि उन्होंने एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल लिखा था जहां पे राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट था। हेनरी जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का यूज अपनी नॉवेल में किया है, और इन्हीं के भाई ने ही, विलियम जेम्स ने कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का। मैजिक रियलिज्म का मैंने बात किया था, उसमें भी कुछ नॉवलिस्ट हैं, गुंटर ग्रास थे और सलमान रुश्दी है, उन सब के बारे में। So remember these points. Let me know when you note down these points. सो दीज आर द टॉपिक्स। ये सब ग्रेजुएशन में ही पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन में ही बताया जाता है, और इसका सीधा संबंध किससे है? इसका सीधा संबंध जो है लिटरेचर की बेसिक जानकारी से है। तो हमें वहां पे पता होना चाहिए था, लेकिन शायद उतना वाइड वे में चीजों को नहीं पढ़ाया जाता है या नहीं बताया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे इसके लिए इतना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है, या वी आर डूइंग इट। सो ये सारी चीजें रही हैं। या No, when you talk about four wheels of the novel, then they come only when the novel was originated. Four wheels of the novel means Henry Fielding, Samuel Richardson, Tobias Smollett, Lawrence Easton. वो अलग है। ये सब तो मैंने विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट पे इधर मैंने लिखा है, जो जिनसे एक दो क्वेश्चन किसी न किसी तरह से दूसरे ढंग से घुमा करके पूछ लिया जाता है, जैसे मैजिक रियलिज्म को लेकर के, साइबर पंक को लेकर के, जो साइंस फिक्शन का हिस्सा है, वहां से इन सब का रिलेशन है।
फोर व्हील्स में तो दूसरे 4 राइटर आते हैं, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस स्टन, सैमुअल रिचर्डसन। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे इरेज करके अभी लिख दे रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। तो शुड आई इरेज इट? या पूनम मैडम, यू आर सेइंग समथिंग? या मैडम? डीएच लॉरेंस के आगे मैडम है जॉर्ज ऑरवेल, GEORG, जॉर्ज ऑरवेल। मैडम, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली, ओनली आई एम गेसिंग एंड आंसरिंग यू। और जेम्स जॉयस के बाद वर्जीनिया वुल्फ, मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं। जेम्स जॉयस के बाद वर्जीनिया वुल्फ है, फिर जॉर्ज इलियट है, फिर H.G. वेल्स है, H.G. वेल्स। मुझे लगता है इरेज करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए अब। या रिमेंबर दैट कि ये तो आपको मैंने एक सेक्शन बताया जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बात की, और एक दूसरे सेक्शन को मैं जो शुरू किया ये, और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इतने सारे सेक्शंस को मैंने नवंबर में कंप्लीट आपको करा दिया है, या इस पर बातें हो चुकी है, उसके वीडियोस मैं बार बार कह रहा हूँ कि पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें, और अगर आप ये सोचेंगे कि वीडियोस को केवल 10 मिनट देख करके या 5 मिनट में तो वो लेक्चर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, एक घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 50 मिनट, 58 मिनट के ऐसे वीडियोस हैं, तो चीजें। अब उसके बाद जो होता है दूसरा सेक्शन शुरू होता है, वह जो दूसरा सेक्शन होगा उसका नाम होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो अभी मैंने मॉर्निंग की क्लास में शुरू किया है, और अभी आप देखेंगे कि वो काफी बड़ा भी है, क्या क्या मुझे पढ़ाना है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब मैंने शुरू किया था, मैंने कहा था सबसे पहला एज एंग्लो सैक्सन पीरियड, मैं दोबारा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, 450 से 1066। फिर मैंने बताया था कि दूसरा है द मिडिल एजेस, द मिडिल एजेस, ये 1066 से 1450। और इस द मिडिल एजेस में 3 हिस्सा होता है, वो 3 हिस्सा जो आपका है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसी का ही हिस्सा है। 2 वीडियो इज अवेलेबल पहले से, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अलावा एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर के अलावा डार्क मिडिल एज, डार्क मिडिल एज। देन रिमेंबर दैट कि ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और ये पहला वाला हिस्सा, दूसरा वाला हिस्सा मैंने क्लास में कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक मैंने पूरा डिटेल में बताया वो पोर्शन नवंबर में कंप्लीट हुआ है, और आज 1 दिसंबर है। आज 1 दिसंबर के अंदर मैंने एंग्लो सैक्सन पीरियड और द मिडिल एजेस के तीनों हिस्सा, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ 66, डार्क मिडिल एज मैंने कवर किया था। और मैंने कहा था अगली जो क्लास होगी वो रिनेशा से रिलेटेड होगी। देन यू कैन गो कि हम खुद कितना सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को लेकर के चल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये जरूर है कि शायद इस तरह से मैंने सिलेबस डिस्कस नहीं किया होगा, इस वजह से कुछ कंफ्यूजन लोगों में रहा होगा। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, अब जो आगे मुझे इसके लेकर के चलना है वो कौन कौन सी चीज है, रिनेशा। और इस रिनेशा में हमें जो बात करनी है, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज। मैं यहाँ डेट नहीं लिख रहा हूँ, केवल पॉइंट लिख रहा हूँ, कारण है कि इससे रिलेटेड वीडियो पड़ा हुआ है। जैकोबियन एज, इसके अलावा जो है कैरोलिन एज, कैरोलिन एज के अलावा कॉमनवेल्थ पीरियड, कॉमनवेल्थ पीरियड। इसके अलावा जो चौथा एज था वो क्या था, नियो क्लासिकल एज।
नियो क्लासिकल एज। और इस नियो क्लासिकल एज में जिन जिन टॉपिक को लेना है उसका नाम है रेस्टोरेशन एज। उसके अलावा एक और टॉपिक है ऑगस्टन एज। एक और टॉपिक है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इसी रेस्टोरेशन एज को हम एज ऑफ जॉन ड्राइडन कहते हैं। सबसे पहला जब मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शुरू किया था तो सबसे पहला जो टॉपिक उसका पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस। उसमें मैंने डेट वाइज बता दिया था, ये भी बताया था कि इसको और किन किन एज के नाम से जाना जाता है। तो रेस्टोरेशन एज जो है यह आपका क्या है, रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ जॉन ड्राइडन, ऑगस्टन एज को एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप और एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये तीनों किसका है, नियो क्लासिकल का है। रिनेशा में क्या क्या आता है, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड। कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड को मिला करके हम एज ऑफ जॉन मिल्टन भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, एज ऑफ जॉन मिल्टन। उसके अलावा जो पांचवा एज है, जो मेन एज है, वह रोमांटिक एज। छठा एज जो है वह आपका विक्टोरियन एज। सातवां आपका मॉडर्न एज। आठवां आपका पोस्ट मॉडर्न एज। ये आपको लग रहा होगा बहुत छोटा सा टॉपिक, आठ ही सर ने बताया, लेकिन काफी बड़ा है, काफी ब्रॉड है, जो आपको ये सब कवर करने हैं। और इसमें से लेके मैंने यहाँ तक कवर किया है, पहला और दूसरा। फिर से मैं आपको बता दूं, इस क्लास में मॉर्निंग सेशन में मैंने जो रखा है वो राइटर का रखा है। इवनिंग सेशन में मैंने जो रखा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रखा है। इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। इधर बीच में जो है मैं इवनिंग सेशन नहीं ले पाया था, इस वजह से जो है कुछ क्लासेस मुझे मॉर्निंग में भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की लेनी पड़ी थी। क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ देता तो मेरा द मिडिल एजेस पूरा नहीं हो पाता। द मिडिल एजेस को जब मैंने आज डार्क मिडिल एज तक मैंने कवर किया, तब मैंने क्लास को छोड़ा। और मैंने कहा कि अब अगली बार से जब भी होगा तो आपको सुबह में आथर और शाम को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये सारे टॉपिक्स हर आदमी को पढ़ने हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। इसके पहले जो लिखवाया गया है वो भी, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ये सब आपको पता है कि केवल एक चीज का फर्क है। वह कौन सा चीज है, दैट इज ओनली आथर। टीजीटी में 4 आथर है, पीजीटी में आपके 17 आथर है। तो इतना सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। सबका ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर लिख दिया गया तो यही है उसमें। लेट मी या एज ऑफ मिल्टन आपका जो है, इधर से मैंने कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड। और ऐसा लग रहा है कि मार्कर भी मेरा, जो एज ऑफ जॉन मिल्टन है वही प्यूरिटन एज है। एक एज को कई नामों से जाना जाता है, तो हाँ वही प्यूरिटन एज है। शुड आई इरेज इट? ओके ओके ओके। Yeah, let me tell you when you write down it, yeah, when you noted down it. और मैंने पहले भी बताया कि ये सिलेबस दोनों लोगों के लिए है, टीजीटी और पीजीटी। केवल दोनों में फर्क किस चीज का है, ऑथर का केवल फर्क है।
Yeah. When you talk about Renesha, this particular Renesha ultimately, please please mute Sonali ji. When you talk about Renesha, this particular Renesha का मतलब ही हो गया कि वह एज ऑफ रिवाइवल, और यह जो एज ऑफ रिवाइवल है यह इसी के बीच में आएगा, लेकिन उसमें जितनी भी बातें होंगी सब रिनेशा की होगी। रिनेशा का मतलब ही होता है रिवाइवल, रीबर्थ, रीअवेकनिंग। आप ऑलरेडी इस चीज से वाकिफ हैं वो चीजें, लेकिन वो चीजें जो है मैंने इसी में इंक्लूड किया कि रिनेशा से ही 100 साल का पीरियड निकाल करके, रिनेशा से पहले का जो 100 साल का पीरियड जिसमें रिनेशा की नींव पड़ती है, रिनेशा पे काम होता है, उस पार्टिकुलर चीज को क्या किया जाता है, यहाँ पर उसको एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जाना जाता है, जो उसी का हिस्सा, जैसे आज मैंने कोलंबस की बात की, वास्को डिगामा की अपने मेन क्लास में बात किए थे, वो सब वहीं से बात शुरू हो जाती है। आई थिंक कि मुझे इरेज करना चाहिए। शुड आई वेट या शुड आई इरेज इट? ओके, देन अब इसके बाद जो है जिस पोर्शन पर आप आ रहे हैं वो पोर्शन है लिटरेरी टर्म्स। इफ आई टॉक अबाउट, आप सारे लोग जानते हैं कि कुछ लिटरेरी टर्म्स, TERMS, हम सारे लोगों को पता है कि परहैप्स इट्स नॉट विजिबल बट आई थिंक कि यू कैन जस्ट फाइंड इट, कि हमें जो इसके बाद चलना हो किस पे चलना है, लिटरेरी टर्म्स पे चलना है। और ये जो लिटरेरी टर्म्स होगा ये ए से लेकर के A to Z हमें इसको कवर करना है। एक चीज ए से लेके जेड तक इसका कोई मैं नाम नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, मेन चीज आपको लिटरेरी टर्म्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, टीजीटी में 4 ऑथर्स, और ये जो 4 ऑथर्स हैं यू विल कम टू नो कि ये 4 ऑथर्स विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी, ये जो 4 ऑथर्स हैं इस पर चलना है। यहाँ पे मैंने लिटरेरी टर्म्स लिखा था लेकिन थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, लिटरेरी टर्म्स, 4 ऑथर्स लिटरेरी टर्म्स। आप ये समझिए कि एक बार लिटरेरी टर्म्स मैंने पढ़ाया था, काफी हद तक हुआ था, करीब 50 के आसपास लिटरेरी टर्म्स मैंने पढ़ाया था, लेकिन वो जो मैंने पढ़ाया था केवल मैंने लिखवाया, तो उसका कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया था। इसलिए मैं ये चाहता हूं, मैंने इसको नहीं पढ़ाया, ये मैं पूरा शुरू से दोबारा पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बगैर इसको सही से पढ़ाए चीज समझ में नहीं आती है, तो मैं लिटरेरी टर्म्स दोबारा पढ़ाऊंगा। 4 ऑथर्स में मैंने केवल विलियम शेक्सपियर अभी शुरू किया है। इसका मतलब अब आपको ये समझना है, आपकी क्लास में आज की डेट में आज आपको ये माइंड मेकअप करना है कि आपको मैं पर डे 2 लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, सुबह में 8 बजे और शाम को 6 बजे। सुबह में जो 8 बजे मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूं उसमें विलियम शेक्सपियर को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके उनके ऊपर लेक्चर दे रहा हूं। बाकी ये तीनों ऑथर अनटच्ड हैं, लेकिन ये हमें कवर करने हैं। जो प्रिपेयर सेल्फ कर रहा है उनको भी ये पढ़ना है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। शेक्सपियर में मैंने केवल 3 बातें की हैं। उनका बायोग्राफिकल स्टडी मैंने बात किया है, जिसको आप कह सकते हैं कब पैदा हुए कब मरे, जो उनका अपना चीजें रही हैं। दूसरा बात मैंने क्या किया हुआ है, उनका लिटरेरी करियर की 4 हिस्सों में डॉक्टर डाउटन ने उसको कैसे बांटा है।
नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बात किया है शेक्सपियर को लेकर के, वो ये मैंने बात किया हुआ है कि उनकी ट्रेजेडीज, उनके वर्क में मैंने सॉनेट को लिया, सॉनेट के बाद उनकी ट्रेजेडीज को लिया और चारों ट्रेजेडीज मैंने कंप्लीट कर दिया, उसका भी वीडियोस पड़ा हुआ है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि बायोग्राफिकल स्टडी जब मैं पढ़ाया था तो मैंने व्हाइट बोर्ड उस समय यूज नहीं किया था, इसलिए बायोग्राफिकल स्टडी से रिलेटेड चीजें कि वो कब पैदा हुए, वो कब मरे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको आप कहीं से भी स्टडी करके पा सकते हैं। लेकिन उनकी चारों ट्रेजिडीज जो उनकी है और उनका जो सोनेट जो पोर्शन है उससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको जब भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, अभी आप देखेंगे 15 दिन के अंदर का ये बात होगा, 17 दिन के अंदर का बात होगा, जिसमें हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो और उनका अपना सोनेट, ये चीजें आप कवर कर सकते हैं। तो ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा जॉन मिल्टन। इसका मतलब कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे बात कर रहा हूँ और ऑथर पे बात कर रहा हूँ। बाकी लिटरेरी टर्म्स मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। इन तीनों राइटर्स को मैं सिस्टमेटिक ढंग से, पहले विलियम शेक्सपियर, फिर जॉन मिल्टन, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर जॉन गाल्सवर्दी, और ऐसे ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में दो जो चीजें चल रही हैं। अब उसके बाद आता है कि अगर हमने इतना कवर कर लिया तो इसको कवर करने के बाद पीजीटी के राइटर्स कहाँ जाएंगे। आपको हमें ये माइंड में ध्यान में रखना है कि जब ये राइटर्स हम कवर करेंगे इसके बाद ही हम पीजीटी वाले पर जाएंगे ना, इसके बाद ही बात होगी। और इसमें से भी पीजीटी के दो राइटर विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ पीजीटी में मिलते हैं और पीजीटी में 17 राइटर हैं। और राइटर की जो स्टडी है वह इंपॉर्टेंट होती है, उसमें मैंने बताया था 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी बायोग्राफिकल स्टडी, उनका लिटरेरी जर्नी, उनका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जो है क्या है कि ड्रामा लिखे हैं, नॉवेल लिखे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट, अब जैसे शेक्सपियर ने 37 लिखा, कोई 37 नहीं पढ़ सकता है, लेकिन जो 8-10 इंपॉर्टेंट है, जो यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे जो पॉपुलर प्लेज हैं, चारों ट्रेजिडीज हो गई, और आपका उनका प्ले जूलियस सीजर हो गया, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा हो गया, एंटनी और क्लियोपेट्रा के अलावा जो और भी इस तरह के उनके जो प्लेज हैं, एज यू लाइक इट हो गया, ट्वेल्थ नाइट हो गया, द टेम्पेस्ट हो गया, कुल मिला के 10-12 प्ले हर आदमी को उसको डिटेल में पढ़ना है, उसकी लाइनें और तमाम चीजों की जानकारी होना चाहिए। यही पैटर्न जॉन मिल्टन को लेना है, यही पैटर्न विलियम वर्ड्सवर्थ को लेना है, यही पैटर्न जॉन गाल्सवर्दी को भी लेना है। और इसके बाद जो 17 राइटर बचे हुए हैं जो पीजीटी से रिलेटेड हैं, उनकी भी स्टडी करने के लिए आपको यही चीजें लेनी है। जो 17 राइटर जो पीजीटी में है, जिसमें दो तो यहीं पर हैं, मैं इसके बाद उनका भी मैं नाम लिख देना चाहूंगा यहाँ पर। यद्यपि आपको पता है, मुझे नहीं लगता कि उसका मुझे लिखने की जरूरत है, यू नो, लेकिन फिर भी जो है मैं लिख दे रहा हूं। A list of PGT writers। जो पीजीटी के राइटर्स हैं उसमें आप देखेंगे, एक तो विलियम शेक्सपियर, जो पहले भी अभी मैंने बताया, विलियम शेक्सपियर। दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ। तीसरे जॉन कीट्स। अगर मैं कहीं पर गलत हूँगा तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज राइटर में होगा। नेक्स्ट पीबी, चौथा पीबी शेली, पांचवा चार्ल्स लैम, छठा टेनिसन, सातवां ब्राउनिंग, ओ नॉट ब्राउनिंग, सॉरी, टेनिसन के बाद मैथ्यू आर्नल्ड, नॉट ब्राउनिंग, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं कहीं ना कहीं मैथ्यू आर्नल्ड,
8वां थॉमस हार्डी, 9वां टी.एस. एलियट, 10वां चार्ल्स डिकेंस, तो विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली, चार्ल्स लैम्ब, नो अभी मैं ब्रिटिश राइटर की केवल बात कर रहा हूं, एक मैं कहीं स्लिप कर रहा हूं, एक मैं स्लिप कर रहा हूं। विलियम शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन कीट्स तीसरे हो गए, डब्ल्यू बी येट्स परहैप्स हो सकते हैं कि मॉडर्न एज में ही रहे हों। नहीं, जॉन मिल्टन टीजीटी में है, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी टीजीटी में है। अच्छा, उसके बाद आप ये ध्यान में रखिए, या डब्ल्यू बी येट्स, हाँ मुझे लग रहा है कि डब्ल्यू बी येट्स। उसके अलावा इंडियन जो राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स में हैं तो 3 ही, पहले 4 थे लेकिन मैं सब का नाम लिख दे रहा हूं। मुल्कराज आनंद, दूसरा कमला दास, तीसरा निसीम इज़्ज़कील, और एक और है, मुल्कराज आनंद हो गए, आर के नारायण। आर के नारायण ये पहले थे, अब नहीं है, मतलब पहले ये 4 रखे गए थे लेकिन इनमें से एक को एक्सक्लूड किया गया है। ऐसे ही अमेरिकन राइटर्स, उन अमेरिकन राइटर्स पे एक है वाल्ट विटमैन, एक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और नॉवेलिस्ट में कैन यू टेल मी द नेम? विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर, FAULKNER, अर्नेस्ट हेमिंगवे। 1 2 3 4, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये चीजें रही हैं। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप इतना सारी बातें करते हैं तो इसका स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया है, और पीजीटी थोड़ा सा बड़ा है राइटर्स को लेकर के, तो इसकी स्टडी जो है आपको करना है। और इसमें बहुत सारी चीजें, आप ये समझिए कि यहां से लेकर यहां तक जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां से कवर हो जाएंगी उसमें। और आथर एज आपको अलग से स्टडी करेंगे, क्योंकि इसका हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है तो पूरा आथर के रूप में ही पढ़ना है, तो यहाँ पर रहा है। इतना सब बताने के बावजूद भी मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये जब मैंने इतना डिस्कस किया तो आपको क्या क्या लिटरेचर को लेकर के किताबें पढ़नी है, जब पूरा आप आज इसी पर मैं समय दे रहा हूं। एक बार मैंने और भी जिक्र किया था बट खैर, अब उसके बाद जो है मुझे, या नहीं लगा है तो उसको देख लिया जाएगा, अगर नहीं है तो कोई ना कोई राइटर, 17 राइटर आने चाहिए, 3 अमेरिकन है, 3 ब्रिटिश है, 3 3 6 हो गए, और 11 जो है आपके क्या है, सॉरी 3 अमेरिकन है, 3 इंडियन है। इस समय 18 राइटर हो रहे हैं। नहीं, जो अभी मैंने लिखा है,
नहीं, ये तो मैंने उसको एक एक बढ़ा करके, एक ब्रिटिश और एक सॉरी एक इंडियन और एक को बढ़ाया गया है उसमें, ये पहले से मैंने बताया। देखिए अभी अभी आप इस पे डिस्कस ना करिए, वो सिलेबस सबके पास है, कोई बड़ी चीज नहीं है, दैट इज देयर कि सिलेबस आपके पास है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा चीजें रहा है, लेकिन इतने सारे राइटर्स पहले थे, उसमें से एक एक करके बाहर किए गए हैं। एक ब्रिटिश की बात है, उसको आप चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। जो बुक्स की बात है, सबसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कई किताबें हैं मार्केट में, लेकिन जो जो अगर मुझसे आप कहेंगे कि मैं क्या पढ़ता हूँ या मैं आपको कौन सा रिकमेंड करूंगा, तो मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैं एडवर्ड एल्बर्ट एडवर्ड एल्बर्ट दूसरा चीज, लिटरेरी टर्म्स अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किताब का लिटरेरी टर्म्स में किताब का जो नाम है ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ना कि लिटरेरी टर्म्स है, दैट इज एम.एच. अब्राम्स। ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, M.H. एब्राम्स, M.H. एब्राम्स। तीसरा आपको अ बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अ बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाई बी प्रसाद, बिरजादीश प्रसाद। ये फॉर्म्स एंड मूवमेंट को कवर करने वाली किताब है। चौथा, मैं किताब तो वर्ड नहीं यूज करूंगा, वो एक हेल्पिंग बुक आपके लिए है, गाइड के रूप में, जहां पे मैंने इन सारी चीजों को रखा है। मैं यहाँ पे हूं तो मैं शायद अपनी बात ही करना बेहतर समझूंगा। एन इमिराल्ड गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर मोहम्मद शमीम। अब चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने नाम मेंशन कर दिया, ये चीज अच्छी नहीं कि आदमी खुद अपनी किताब ही रिकमेंड करे, वो तो पढ़ने वाला ही बताएगा कैसी है क्या नहीं है। इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आई हैव टू मेंशन माय ओन बुक हियर, बिकॉज थिंग्स विल बी, बट अगर नहीं बताया जाएगा तब भी एक इनजस्टिस होगा कि चीजें होते हुए भी नहीं बताई गई हैं। आपको इसमें ये जो किताब है कई पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल है, लिटरेरी टर्म्स के भी पर्सपेक्टिव से, राइटर के पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल है, चाहे टीजीटी का राइटर होगा या पीजीटी का राइटर होगा। मैंने और मेरे एक स्टूडेंट रहे जो अभी इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गए महाराजगंज में एक डिग्री कॉलेज में, उन्होंने दोनों लोगों ने मिल करके लिखा। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं किताब आपको दिखा सकता हूँ, उसका पिक्चर, एंड उसका थर्ड एडिशन आने वाला है, दिसंबर में आना है। तो जस्ट आई एम हियर। ये जो मैंने लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से आपको विजिबल होगा, ये जब मैंने लिखा था तो ये सेकेंड एडिशन थी। फर्स्ट एडिशन इसका पहले आया हुआ था, तो ये सेकेंड एडिशन भी अबाउट ऑफ स्टॉक है। या यू हैव दिस बुक, थैंक्स फॉर परचेजिंग एंड जस्ट यू विल गेट कि उसमें ज्यादा चीजें रही हैं, लेकिन इसका जो थर्ड एडिशन आएगा उसमें हम, ओके ओके, इसका मतलब ज्यादातर लोगों के पास है। और इसका जो थर्ड एडिशन आएगा उसमें हमने काफी कुछ ये किया कि प्रैक्टिस सेट, ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, और इसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड चीजें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सारी चीजें मिला करके मैं उसको, चूंकि मैं इसको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी कवर पेज इसका यही रहेगा, कवर पेज नहीं चेंज होगा, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हमने इसमें बदलाव किए। एक मैंने ये लिखा था विथ 5000 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मैंने किया हुआ था, लेकिन जो है इसी का ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, तो दोनों बुक मिला करके एक होगी। इसको आपको परचेज करने की या किसी को रिकमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। और
उसमें वो भी नहीं रह रहा है, तो ये 2 चीज़ों पे मैंने काम किया था। तो आज की क्लास में मैंने जो आपसे बात किया, वो पूरे सिलेबस को लेके बात किया, मैंने आपको टॉपिक वाइज़ बताया, क्योंकि सुबह मैं आफ्टर टेकिंग क्लास समवन ड्रॉप्ड मैसेज इन ग्रुप कि थोड़ा-सा सर सिस्टमैटिक ढंग से करिए। तो मुझे लगता है कि मैं सिस्टमैटिक ढंग से तो बहुत पहले से ही टॉपिक को लेके चल रहा था, लेकिन सिलेबस बड़ा बड़ा है, या कुछ लोगों ने पहले ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, उसकी वजह से जो है थोड़ा-सा लोगों में कन्फ्यूज़न था। तो अब मैं उम्मीद ये करता हूँ कि शायद ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, और इसी बहाने मैंने पूरा एक वीडियो तैयार कर दिया कि कोई भी आदमी को जो टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा सचयन बोर्ड का तैयार करना है, वह उसको कैसे तैयार करे, कैसे हैंडल करे, किन चीज़ों को पढ़े और किन चीज़ों को उसको छोड़ना है। तो मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, मैं उसके बाद आपके सामने बस 1 या 2 मिनट और रहूँगा, आपका भी समय कीमती है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। And yeah, let me know ki what do you want to say about this session, and have you any query, या जिन लोगों को वो थोड़ा सा डाउट था, मुझे लगता है उन लोगों का डाउट काफी हद तक दूर हो गया होगा। या पूनम जी। फोर्थ पॉइंट मैडम लिखा हुआ एन इमिराल गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर, ये मेरी ही किताब है, मुझे लगता है अभी आपने कहा कि दिस बुक यू हैव, ये मैंने अपनी ही किताब का नाम लिखा है, बाई डॉक्टर मोहम्मद शमीम। या सोनाली जी। अगर कोई अभी लिख रहा हो तो मैं बगल हो जाऊं, साइड में हो जाऊं, मैं सोचा शायद आप लोगों ने लिख लिया है। फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल पे देखिए, जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर हैं, दो जगह मैडम अवेलेबल हैं। एक तो सारे वीडियोस टीच मिनट ऐप पे खुद ब खुद जाके अवेलेबल है, जब आप देखेंगे वहां पर एक कॉलम आता है, और उस कॉलम का नाम है स्टडी मटेरियल शायद करके, वहां पे एक वो है, वहां पर मैंने उसके सारे लिंक भी शेयर किए हुए हैं। और लिंक शेयर करने के अलावा टीचमेंट ऐप खुद ब खुद जो है, उस पे जब आप देखेंगे तो वहां पे जाकर के पड़ा हुआ है, अगर इस चीज को देखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल को यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं कर दूंगा। लेकिन वो जो वीडियो है फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल वाला, वो पीडीएफ फाइल में डिस्कस किया गया था। पीडीएफ फाइल को शेयर करके बैकग्राउंड से मेरी आवाज आ रही है वहां पे। या या एनी अदर, खास करके आई थिंक कि रिजवान जी, रकीम जी, दे सेंट मैसेज, या दो। या मैडम। मैडम उसमें जो चीजें जोड़ी, देखिए उसमें जो मैंने दूसरी जो चीजें जोड़ी हुई हैं, अगर आप उसमें ये देखेंगे, तो लिटरेरी टर्म को लेकर के उसमें बात ज्यादा किया गया है, रेटरिक और प्रोसोडी को लेकर के बात ज्यादा किया गया है। और इसके अलावा जो है जो प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, वो बिल्कुल नए होंगे। बाकी अच्छा उस समय का, अच्छा अच्छा, तो आई डोंट थिंक कि आपको परचेज करने की जरूरत, अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी तो वो मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा उससे रिलेटेड। आई डोंट थिंक यू नीड टू परचेज इट। मैं थर्ड में ना, थर्ड तो सबसे लेटेस्ट है, जैसे मोबाइल वर्जन आता है कि ये स्मार्टफोन का ये सबसे ए सीरीज एम सीरीज चल रही, बस ऐसी समझ ली, उस किताब का भी कोई ऐसा नहीं है। तो जो लेटेस्ट होगा वो सबसे बेहतर ही होता। नहीं नहीं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग, आई एम नॉट नहीं नहीं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आई विल से दैट यू हैव टू परचेज इट। ये आने के बाद जो है, जब आप उसको एक बार देखेंगी, तो अगर आपको लगता है कि बहुत सारे परिवर्तन, तब आप ले लीजिएगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। हम्म। तो अगर मैं जिंदा रहूंगा तो इंशाल्लाह जरूर करा दूंगा।
नहीं, 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 जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं, वो चीज़ें पढ़ाई जाएँगी और जो वीडियोज़ लोगों को मैं भी कह रहा हूँ कि आप उसको सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि वो लेक्चर में दोबारा नहीं आऊँगा। लेकिन पहले मैं सीरियल से पूरे लेक्चर को कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं कोई चीज़ रिवाइज़ कर पाऊँगा। हाँ, मैं ज़रूर करूँगा, ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। और जस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का नाम जो है मैं एक तो मैं सबसे पहले जो है अगर प्रतापगढ़ से राकेश कृष्णा जी हूँ, तो कृष्णा जी का मैसेज आया था मुझे लगता है कि कृष्णा जी जस्ट आई वांट टू नो डिड यू गेट द पॉइंट या आज आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं? हुँ। देखिए, जब आप ये बात करते हैं कि मुझे राइटर पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, सवाल ये उठता है कि जब आपका टीचर उसे छोड़ रहा हो तब तो ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। जब हमने जो है पूरा आपको खाना बना के दे दिया, दाल, चावल, रोटी, चटनी, सब्ज़ी की ये सब चीज़ें मैंने परोस दिया है और अब आपको जो है मुझे इसको और टेस्टी बनाना है। तो ये बातें तब आती हैं। इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है। एक क्वेश्चन से आप अंदर होते हैं, एक क्वेश्चन से आप बाहर होते हैं। राइटर के आपने सारे कर लिए, लिटरेरी टर्म का एक क्वेश्चन नहीं आपका आया, वो आप बाहर हो सकते हैं। तो कंपटीशन में कोई पोर्शन ऐसा नहीं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा करना है। हाँ, क्वेश्चन कहीं से ज़्यादा आते हैं, कहीं से कम आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है। और ये चीज़ आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हमने जो है सिस्टमैटिक ढंग से बताया और जब मैं राइटर पे चलता हूँ, तो फिर राइटर पे ऐसा नहीं होता कि मैं कोई चीज़ छोड़ा हूँ। चारों ट्रेजेडी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो चारों ट्रेजेडी पे मैंने बात की, उसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है और इसलिए उस पर मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। और वो चीज़ें रही हैं और मैंने ये भी कहा था कि ये चारों ट्रेजेडीज़ मैंने केवल लिखवाई है, आपसे मैंने डिस्कस नहीं किया। मेरा जो डिस्कशन का तरीका होगा उस समय मैं व्हाइट बोर्ड नहीं यूज़ करूँगा। अब जब आप पढ़े होंगे, वीडियोज़ देखे होंगे तो एक बार मैं उसकी कहानी आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो है मैं राकेश जी से जानना चाहता हूँ राकेश जी ने नहीं और मुझे लगता है मुझे जो है थोड़ा-सा जानकारी चाहिए राजेश जी फ्रॉम मुंबई। राजेश जी आर यू हियर? राजेश जी? नो। विनोद या राजेश जी? जी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जो चीज़ें आपने वो नहीं पढ़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें कम से कम नाउ यू आर गेटिंग अपॉर्च्युनिटी जो आप पढ़ ले रहे हैं और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज़ आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा तो शमीम ने पढ़ लिया था। उनको वो कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में होगा, उसके साथ यही होता है कि वो उतना नहीं पढ़ पाता है, बाद में थोड़ा-थोड़ा करके वो चीज़ें उसके लाइफ़ में आती हैं, समझ में आती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो चीज़ें पहले से भी स्टडी की गई हैं। अगर आपने सोनेट सुना रहा होगा तो मार्क एपिक नहीं सुने होंगे और अगर आपने मार्क एपिक सुने होंगे तो ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं सुने होंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएँगी। एंड विनोद कुमार जी या वी हैव विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी कैन यू टेल मी समथिंग? विनोद कुमार जी, आर यू हियर? निखत जी एंड अनिल कुमार जी या जो है और भी जो लोग या अब आप ये छोड़िए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूँ जितने लोग अभी इस समय है 24 पार्टिसिपेंट, उनको क्या किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कोई प्रॉब्लम है? बस ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। नहीं, इसी पे फोकस करना है। देयर इज़ सुषमा मैडम जस्ट आई वांट टू नो इट्स योर फर्स्ट क्लास, मुझे लगता है पहला या दूसरा क्लास होगा। तो वहाँ पे जो माइक बना हुआ है जस्ट टच एंड रिस्पोंड मी। सुषमा जी, ब्रजपाल जी या श्वेता जी, शिल्पी जी, श्वेता जी, शिल्पी जी, वर्तिका जी, सारिका मैडम,
या 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 वर्तिका जी 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 हम्म, या नहीं 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 मैडम, कहीं नहीं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन ये है कि अगर आप ये सोचिए कि अगर आप शेक्सपियर को लेती हैं तो शेक्सपियर के अगर केवल 10 प्ले पढ़ने हुए तो क्या 10 प्ले हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे? कहीं से संभव नहीं है। और अगर आप किसी भी राइटर का एक चीज लेने जाएंगी तो एक चीज मिलेगा। वर्ड्सवर्थ की जहां तक बात है, उनकी कुछ पोयम्स को आपको स्टडी कर सकती हैं, जो पहले से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास कोई किताब हो, उसको आपने लिया हो तो वहां से आप पढ़ सकती हैं। बाकी आई एम हियर टू टेल यू, क्योंकि बहुत सारा पोयम है, हम कितना उसका लेकर के पढ़ेंगे। और अगर आपने पोयम ले भी लिया, टेक्स्ट को ले भी लिया, तो टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको होना चाहिए पोयम समझ में। तो कुछ पोयम्स है जिसको हम लोग बात करेंगे पॉइंट वाइज, किसमें क्या क्या बातें की गई, समझाएंगे, जरूर बात करेंगे उस पे। एंड देर इज या डांस सिंह जी फ्रॉम उत्तराखंड। या गुड इवनिंग। आप कम से कम, आप ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि कम से कम आने में इसको दिसंबर, 20 दिसंबर के बाद, 20-25 दिसंबर लास्ट भी हो सकता है। या नहीं, आप नहीं, आप बिल्कुल ना परचेज करिएगा इस समय की, चूंकि इस समय केवल एक ही बची है, वो मेरे पास है। अगर मैं आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, और आउट ऑफ स्टॉक है इस समय वो। इट विल कम वेरी सून, जस्ट वेट, आएगी जरूर जल्दी। सारिका मैडम, लक्ष्मण जी, सुरभि जी। हाँ, यूनिवर्सिटी के पास मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के पास दादा की जो यूनिक बुक शॉप है वहां से अवेलेबल होती है। इट विल बी देयर, इट विल बी देयर आने के बाद। आई थिंक अब मुझे बंद करना चाहिए, क्योंकि मैंने सबका नाम लिया, उमा शंकर जी का। मैंने ये भी कहा कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, वो भी मुझसे बात कर सकता है आज के समय, बिकॉज आई एम आल्सो इन फुर्सत बट टू टायर्ड, बट आई एम हियर if anyone wants to say anything, otherwise I have to just leave the session, because परिवार वाले मेरे भी इंतजार कर रहे होंगे फोन आने का, नहीं तो लोग जो कहेंगे कहाँ बिजी हैं। ठीक, जस्ट या सारिका मैडम, चलिए कम से कम आप जागी, तो मुझे लग रहा है आप क्या खाना बना रही थी क्या? अच्छा। जी 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 सुरभि जी, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक है। तो आई थिंक नाउ मैंने सबका नाम, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाइंड अप दिस सेशन। और सुरभि जी की आवाज मुझे मिली। या ओके ओके ओके। या जी बोलिए। 7:30 से? नहीं, मॉर्निंग में 7:30 से प्रॉब्लम है कि 7:30 से नहीं हो पाएगी। उसके पीछे रीजन है कि मैं जो है वॉक पे जाता हूँ, और बहुत जरूरी है मेरे लिए वॉक। इस वजह से आई थिंक कि मुझे आते आते तो कम से कम पौने 8 हो जाता है। हाँ हाँ, दिस इज वाई आई हैव अ प्रॉब्लम। अच्छा, 9:20। ठीक 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 ठीक, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके ओके ओके।